अप्रैल 2026 इंडियन जुडिशियल सिस्टम एक ऐसे मोड़ पे खड़ी दिखी जहां सवाल सिर्फ एक जज के आचरण, बिहेवियर, कैरेक्टर का नहीं रह गया, बल्कि इंटायर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कटघरे में खड़ा दिखा। जस्टिस यशवंत वर्मा ने 9 अप्रैल 2026 को इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफे की टाइमिंग देखी ठीक उसी समय जब अगले ही दिन उन्हें एक पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कमेटी के सामने अपने डिफेंस में अपने पक्ष को प्रस्तुत करना था। सो ये रेजिग्नेशन एक नॉर्मल रेजिग्नेशन की तरह नहीं है, जहां पे आप स्वेच्छा से अपना कार्य नहीं करना चाहते हैं, त्याग पत्र देके आप कार्य से बेमुक्त हो जाते हैं, बल्कि ये रेजिग्नेशन उस मोमेंट पे आता है जब कैश एट होम कंट्रोवर्सी में सबसे निर्णायक इंस्टीट्यूशनल फेज आने वाला था। क्योंकि यही पे मामला इंक्वायरी कमेटी में डिसाइड होके जजेस को, उस पर्टिकुलर जज को रिमूव करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती, क्योंकि आज तक भारत में जुडिशियल करप्शन के केस में नॉट अ सिंगल जज हैज बीन रिमूव्ड सो फार। कई सारे केसेस पहले भी ऐसे हुए हैं जहां पे मामले को लॉजिकल कंक्लूजन, संवैधानिक रास्ते के थ्रू लॉजिकल कंक्लूजन से पहुंचने से पहले ही जज ने रिजाइन कर दिया। तो प्रश्न ये भी उठता है कि क्या जुडिशियल करप्शन की जो बिगेस्ट पनिशमेंट है वो रेजिग्नेशन है, और रेजिग्नेशन अगर दे दिया गया तो वो उस इंक्वायरी कमेटी का क्या होगा जो पार्लियामेंट ने गठित किया है, और जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई का स्थगन या उस कार्रवाई का निष्कर्ष अब क्या होगा। सो ये कहानी सिर्फ एक सिंपल रेजिग्नेशन स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रामा की तरह है जिसमें स्कैंडल, डिनायल, इंक्वायरी, पार्लियामेंट और जुडिशरी सब एक साथ मौजूद है। और ये कंट्रोवर्सी कोई अचानक नहीं पैदा हुआ था। इसका शुरुआत मार्च 2025 की उस रात में हुई जब दिल्ली स्थित इनका ऑफिशियल रेसिडेंस में आग लगती है, और आग लगने के बाद वहां पे बहुत बड़े मात्रा में जली हुई करेंसी मिलती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इन हाउस इंक्वायरी बिठाई, जज को, यशवंत वर्मा को जुडिशियल वर्क से दूर रखा, मामला पार्लियामेंट तक पहुंचा और रिमूवल प्रोसेस, जिसे संविधान के अंतर्गत रिमूवल प्रोसेस है, समटाइम्स इसको इम्पीचमेंट प्रोसेस भी कहते हैं, औपचारिक रूप से आगे बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन ठीक उसी समय पे जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस अपने क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचने वाला था, ठीक उसी टाइम पे एक रेजिग्नेशन आता है, और उस रेजिग्नेशन ने पूरी की पूरी दिशा बदल दी। क्योंकि रेजिग्नेशन नहीं आता तो ये मामला बहुत और बड़ा होता, और वैसे भी भारत में जजेस को हटाने का जो प्रक्रिया है संविधान में बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और आज तक एक भी जज भारत में संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत रिमूव नहीं किया गया, तो शायद एक बहुत बड़ा इतिहास क्रिएट होता जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की तरफ। सो जस्टिस वर्मा का इस्तीफा सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन नहीं, बल्कि उस लार्जर क्वेश्चन का हिस्सा बन जाता है कि क्या भारत की जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कभी अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच पाएगी कि नहीं। सो इसी संदर्भ में हम इस वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा क्यों दिया, और हमें ये भी समझना है कि उन्होंने उस लेटर में क्या लिखा, इंक्वायरी कमेटी के सामने ग्रीवांस क्या था, संविधान जजेस को कैसे प्रोटेक्ट करता है, और पार्लियामेंट का रोल क्या होता है। क्या भारत में पहले भी कभी जुडिशियल रिमूवल केस फाइनल स्टेज में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं। सो ये कहानी भले ही एक रेजिग्नेशन से स्टार्ट होता है, ये कहानी भले ही किसी सिंगल व्यक्ति से शुरू होता है, लेकिन ये खत्म भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशन पे जाकर होता है। आइए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला किसी एक आरोप, कोई एक वायरल वीडियो या फिर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी कहानी नहीं है। इसकी शुरुआत 14 मार्च 2025 को उस रात से होती है जब दिल्ली में उनके ऑफिशियल आवास 30 तुगलक क्रेसेंट में आग लगती है, और आग लगने के बाद अमूमन भाई जज का घर है तो फायर रिस्पॉन्स टीम पहुंचती है। फायर रिस्पॉन्स टीम को वहां पे उनके स्टोर हाउस में कुछ पूर्ण रूप से जले हुए, कुछ आधे जले हुए नोट मिलते हैं। कुछ आंकड़े कहते हैं कि दिस वाज अप्रॉक्स 14 करोड़ के आसपास उनके उस स्टोर हाउस में नोट मिलता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके एपिसोड को इतनी गंभीरता से लिया कि 22 मार्च 2025 को उन्होंने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी कर 3 मेंबर इन हाउस कमेटी बनाने की घोषणा कर दी, और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोला गया कि फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी जुडिशियल वर्क नहीं दिया जाए। बाद में इस 3 मेंबर इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट ने बताया कि हमारे पैनल ने 55 साक्ष्यों, विटनेसेस को एग्जामिन किया, हमने साइट पे विजिट की, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पे ये निष्कर्ष भी दिया कि कैश स्टोर रूम में मिला था, और उस स्टोर रूम तक जो पहुंच है वो सिर्फ और सिर्फ यशवंत वर्मा और उनके फैमिली की ही हो सकती है। मतलब उस एक्सेस वाज कंप्लीटली इन द कंट्रोल ऑफ द मिस्टर यशवंत वर्मा एंड हिज फैमिली। और यहीं से यह मामला प्राइवेट एम्बैरेसमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बदल गया, क्योंकि हायर जुडिशरी में एलिगेशन इस बात का कि इस पर्टिकुलर जज के घर में कैश मिला है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह गया। मामला अब ये हो गया
कि क्या भारत का इंस्टीट्यूशन, जुडिशियरी, पार्लियामेंट कैसे रिएक्ट करेंगे। 8 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रेस रिलीज जारी किया और उस समय के सीजेआई संजीव खन्ना ने इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट के साथ में जस्टिस वर्मा का जो रिस्पांस था, जो उन्होंने अपने पक्ष में बातें कही थी, उसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया। मतलब साफ था कि पार्लियामेंट की जो इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे देन सीजेआई राष्ट्रपति को ये मैसेज कन्वे कर रहे थे कि आप इनके इम्पीचमेंट रिमूवल का प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। और जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से हटा के उनको पेरेंट हाई कोर्ट में वापस भेज दिया गया और वहां भी उनको जुडिशियल वर्क नहीं दिया गया। फिर यह सवाल संसद तक पहुंचा, फिर मामला फाइनली पार्लियामेंट पहुंचा। एंड अगस्त 2025 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 146 एमपीज के द्वारा दिए गए नोटिस पे को एक्सेप्ट करते हुए जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत एक इंक्वायरी कमेटी, 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत ही वो हाउस, पार्लियामेंट हाउस, लोकसभा और राज्यसभा मैटर को एग्जामिन करते हैं। और इसी जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत 3 मेंबर कमेटी का फॉर्मेशन हुआ लोकसभा में और उसके मेंबर बने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और सीनियर एडवोकेट बी आचार्य। बाद में इस कमेटी में कुछ चेंजेस भी हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2025 में जस्टिस वर्मा के चैलेंज पिटीशन को भी खारिज कर दिया, जहां पे कुछ टेक्निकल ग्राउंड पे वो लोकसभा में उनके इम्पीचमेंट नोटिस को वो स्टे कराना चाह रहे थे। सो यही इंक्वायरी 3 मेंबर कमेटी जो बनाई गई थी, इसी कमेटी के समक्ष में जस्टिस यशवंत वर्मा को अपना पक्ष रखना था। और ठीक एक दिन पहले जब ये प्रोसेस अपने बहुत ही लॉजिकल, क्रिटिकल, डिसाइसिव पॉइंट पे पहुंचने वाला था, ठीक एक दिन पहले जस्टिस वर्मा ने 9 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रेजिग्नेशन भेज दिया। और ये कोई नॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं, जैसा मैंने पहले ही बताया, ये रेजिग्नेशन उस इंक्वायरी को रोकने का तरीका है। और उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है कि उन्होंने कारण भी दिया और उन्होंने इस रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है कि मैं कारण दे के राष्ट्रपति को बर्डन नहीं देना चाहता, मैं उनके ऊपर बोझ नहीं देना चाहता और मैं बहुत ही डीप एंग्विश, बहुत ही दर्द, बहुत दुखी, बहुत ही गहरे दर्द के साथ मैं अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूं विद इमीडिएट इफेक्ट। और अंत में जोड़ा, इट हैज बीन एन ऑनर टू सर्व इन दिस ऑफिस। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग के अनुसार इस लेटर की कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को भी भेजी गई। इस लेटर का टोन बड़ा ही रिस्ट्रेंड है, बहुत ही छोटा, संयमित और इंस्टीट्यूशनल, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी एक्सप्लोसिव है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस रेजिग्नेशन उसी टाइम पे आता है जब इंक्वायरी कमेटी अपने निर्णायक मोड़ पे पहुंचने वाली थी। उसके बाद उन्होंने 13 पेजेस का एक कम्युनिकेशन लेटर जजेस इंक्वायरी कमेटी को भेजा, जिसको ओम बिरला ने गठित किया था। इस अपार्ट फ्रॉम दिस रेजिग्नेशन लेटर 13 पत्र का उन्होंने एक और कम्युनिकेशन लेटर, 13 पेज का कम्युनिकेशन, मतलब अपना एक तरह से बचाव कह लो या फिर इंफॉर्मेशन कह लो, मैंने क्यों रिजाइन किया। और वहां पे जस्टिस वर्मा ने खुल के कहा कि उनके साथ फेयरनेस और ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। उनका आरोप है कि कमेटी ने बर्डन ऑफ प्रूफ, क्या प्रूफ करे कि आप इनोसेंट है, उनके ऊपर डाल दिया। इस बात को बिना प्रूफ किए हुए कि वो कैश जो मिला वो कैश इन्हीं का था, इनको इस बात को प्रूफ करने को बोल दिया कि आप ये प्रूफ करो कैश आपका नहीं है। और उन्होंने लिखा कि हिस्ट्री विल वन डे रिकॉर्ड द अनफेयरनेस, एंड ये भी लिखा कि प्रोसेस उनसे आंसर द अनआंसरेबल, मतलब ऐसे प्रश्न का उत्तर मांग रही जिस प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं सकता। एंड वो प्रश्न है कि वेयर डिड द मनी कम फ्रॉम, एंड जस्टिस यशवंत वर्मा इज सेइंग कि पैसा मेरा नहीं है तो मैं कहां से जानूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एविडेंस प्राइमा फेसाई केस को स्टैब्लिश नहीं करते, लेकिन फिर भी उनसे बहुत सारे प्रूफ मांगे जा रहे हैं कि आप ये प्रूफ करें कैश आपका नहीं है। ऐसे में मेरे ऊपर प्रूफ ऑफ बर्डन दीजिए, मेरे साथ अनफेयर हुआ है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है। तो एक तरह से मेरी व्यक्तिगत राय में दिस इज अ विक्टिम कार्ड which he wanted to prove, which he wanted to portray himself as the victim of entire judicial process। अगर ऐसी बात है तब तो कल तक जो सिटिंग जज थे, if he is not allowed due process, if he is not given the fair treatment, then what about the common citizen? But this is not a truth. He is trying to portray himself the victim of the entire this inquiry। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जजेस को हटाने की हमारे यहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था क्या है। आम बोलचाल में लोग उसको इम्पीचमेंट भी बोल देते हैं, लेकिन संविधान में जजेस को हटाने के लिए सीधे इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। और जो ग्राउंड है, जो असली आधार है जजेस को रिमूव करने का, दैट इज प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी
सिद्ध किया हुआ गलत आचरण और काम करने में अयोग्यता। और हाईकोर्ट जज के मामले में आर्टिकल 217 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में यह व्यवस्था की गई है कि जज राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं और अगर उसे हटाना होगा तो वो भी राष्ट्रपति के माध्यम से ही हो, लेकिन जो संविधान में प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत ही। आर्टिकल 218 इस बात को बताता है, स्पष्ट करता है कि जो रिमूवल का जो सिस्टम है, जो सुप्रीम कोर्ट जजेस के ऊपर लागू होता है, वही हाई कोर्ट जजेस के ऊपर में भी लागू होगा। आर्टिकल 121 ये कहता है कि पार्लियामेंट सामान्य तौर पर जजेस के कंडक्ट पर चर्चा नहीं कर सकती सिवाय उस स्थिति के जब उन्हें हटाने की प्रक्रिया फॉर्मल रूप से यानी औपचारिक रूप से चल रही हो। और यहीं पे रोल आता है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 जो पूरे रिमूवल प्रोसेस को एक प्रैक्टिकल स्वरूप देता है। इसके तहत लोकसभा में कम से कम 100 सांसद और राज्यसभा में 50 सांसद रिमूवल मोशन का नोटिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देते हैं। अगर वह मोशन एडमिट हो जाता है तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है। फिर अगर इंक्वायरी कमेटी उन गंभीर आरोपों को सही पाती है तब संसद के दोनों हाउस में, दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी से उस रिमूवल मोशन को पास होना पड़ता। यानी भारत में हायर जुडिशरी के जजेस को रिमूवल की जो प्रक्रिया है जानबूझ के रिजिड बनाया गया है। अब आते हैं अपने कोर मुद्दे पे कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा का जो रेजिग्नेशन है एक शील्ड की तरह है जो उनको पार्लियामेंट्री इंक्वायरी से बचा रहा है, जो उनको जो रिमूवल की प्रक्रिया उसको स्थगित कर रहा है, जो उनके ऊपर आरोप लगे उन आरोपों को सिद्ध करके जनता के सामने ले आता, पूरी आम पब्लिक इस बात को जान पाती कि दैट पर्टिकुलर जज वाज करप्ट और नॉट। तो इसका सीधा और बहुत ही ऑनेस्ट रिप्लाई ये है कि पार्लियामेंट्री रिमूवल प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में ये रेजिग्नेशन लेटर एक शील्ड की तरह काम किया और एक शील्ड की तरह काम करता है, क्योंकि जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत जो कमेटी बैठी थी उसका पर्पस थी क्या? तो उसका पर्पस ये था क्या सिटिंग जज को ऑफिस से हटाने लायक प्रूव्ड मिसबिहेवियर सिद्ध होता है कि नहीं। इसकी टेक्निकलिटी समझिएगा। इंक्वायरी कमेटी जो बैठाई गई है उसको प्रूव्ड मिसबिहेवियर को स्टैब्लिश करना है ताकि उस सिटिंग जज को हटा दिया जाए। लेकिन अगर वो जज आर्टिकल 217 के अंतर्गत में ऑफिस पहले ही छोड़ दे तो उस पूरे रिमूवल प्रोसीडिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, जो वो अचीव करना चाह रहे हो, तो वही खत्म हो गया। वो जज तो पहले ही ऑफिस छोड़ चुका है। सो ऐसे में इस पूरा प्रोसेस नगण्य हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के हिसाब से रेजिग्नेशन देने के बाद जो कमेटी का इन्वेस्टिगेशन है वो एंड हो जाता है और लीगल एक्सपर्ट्स के अनुसार दिस इज नथिंग बट ए foreclosure ऑफ ए पॉसिबल इम्पीचमेंट मोशन। सो संवैधानिक लैंग्वेज में इसे समझें तो दिस इज अ टेक्निकल शील्ड, लेकिन ये उस आदमी को इनोसेंट नहीं प्रूव करता। सो इंक्वायरी खत्म हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन रुक सकता है, बट दैट डजंट मीन कि आप इनोसेंट थे। सो लेकिन एक बात और यहाँ पे है कि रेजिग्नेशन को फुल इम्यूनिटी भी समझना गलत होगा, क्योंकि रेजिग्नेशन पार्लियामेंट्री इंक्वायरी को निष्प्रभावी बना सकता है, मगर जो मैंने बात वही बोली वो एलिगेशन को इरेज नहीं कर सकता। जो उनके पर आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को वो खत्म नहीं कर सकता। जो सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस फाइंडिंग थी उस हिस्ट्री को नहीं हटा सकता और इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से दूसरे लीगल रूट को भी बंद नहीं करता। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रेजिग्नेशन के बाद भी अदर लीगल मेथड्स गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर सकती है। हालांकि जज के पद पे रहते समय के एक्ट्स को लेकर किसी कोर्ट में कॉग्निजेंस के लिए सीजेआई की सैंक्शन की जरूरत पड़ सकती है। सरल भाषा में समझाऊं, अगर आप किसी जज के कार्यकाल के दौरान में किए गए किसी कारण को, किसी कृत्य को आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सैंक्शन लेना पड़ेगा। सो रेजिग्नेशन से पार्लियामेंट्री रिमूवल का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की हर संभावना अपने आप समाप्त नहीं हो जाती। फिर भी जो हमारे यहाँ पे इतिहास रहा है उस इतिहास में हिस्टोरिकल जो जुडिशियल हिस्ट्री है वो हिस्ट्री में भी पाया गया है कि ये रेजिग्नेशन एक बहुत ही पावरफुल एग्जिट रूट बन जाता है, क्योंकि इससे पब्लिक पार्लियामेंट्री डिबेट, रिमूवल वोट और ऑफिस से डिस्क्वालिफिकेशन जैसी सिचुएशन टल जाती है। और सबसे खास बात, अभी आपको ताज्जुब भी होगा सुन के कि जज को पेंशनरी बेनिफिट्स भी मिल सकता है रेजिग्नेशन के बाद। यही वजह है कि जस्टिस वर्मा का रेजिग्नेशन भारतीय न्याय इतिहास में एक आइसोलेटेड सिंगल इंसिडेंट नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बल्कि एक पैटर्न है
जब जब ये स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि अब जज को वोट करके रिमूव किया जाएगा या फिर इंक्वायरी कमेटी इनके ऊपर लगे चार्जेस को प्रूव कर देगी, तब तब रेजिग्नेशन एक पावरफुल एग्जिट टूल की तरह काम कर देता है। इससे पहले जस्टिस सौमित्र सेन के मामले में इंक्वायरी कमेटी मिसकंडक्ट फाइंडिंग तक ऑलमोस्ट पहुंच गई थी और राज्यसभा ने 2011 में उनके रिमूवल मोशन को पास भी कर दिया। मतलब इंक्वायरी कमेटी ने उनके फाइंडिंग्स में पाया यस इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो सही हैं राज्यसभा ने, लेकिन लोकसभा के फाइनल स्टेज में पहुंचने से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया और एंटायर प्रोसीडिंग बिकम इनफ्रक्चुअस। सेम हैपेंड विद पीडी दिनाकरन। पीडी दिनाकरन ने भी 2011 में प्रोब और रिमूवल प्रोसेस के ठीक बीच में रिजाइन कर दिया। वही से प्रोसेस खत्म हो गया, इफेक्टिवली समाप्त हो गया। और इससे पहले वी रामास्वामी का मामला रिमूवल वोट तक गया, लेकिन 1993 में लोकसभा में मोशन फेल हो गया। यानी ब्रॉडर पैटर्न यह है कि भारत में जजेस को रिमूवल मैकेनिज्म प्रक्रिया शुरू तो होती है लेकिन अपने अंतिम कॉन्स्टिट्यूशनल रिमूवल तक नहीं पहुंच पाता है। और पीआरएस एक एक्सप्लेनर है, वो साफ कहता है आज तक में किसी भी जज को इस रूट से हटाया नहीं गया। अगर मैं पूरे मामले इस पूरे एपिसोड को क्रक्स में बताऊं तो इसके हमारे संवैधानिक, हमारे जुडिशियल हिस्ट्री और हमारे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जस्टिस यशवंत वर्मा की रेजिग्नेशन स्टोरी स्कैंडल की आखिरी कड़ी नहीं है। ये एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिट स्टोरी है जिसमें तीन चीजें एक साथ दिखती हैं। पहली, इंस्टीट्यूशन ने अनयूजुअल स्पीड से रिएक्ट किया। यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट को, अदर इंस्टीट्यूशन को अप्रिशिएट करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस प्रोब बैठाया, रिपोर्ट को पब्लिक किया, रिपोर्ट फॉरवर्ड किया, जुडिशियल वर्क से उनको हटाया। दूसरा, और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी बहुत इमीडिएटली इस पे एक्शन लिया। दूसरा जो पॉइंट है कि जिस जज के अगेंस्ट एलिगेशन, उस जज ने कभी आज अंत तक गिल्ट नहीं स्वीकारा। उल्टे उन्होंने प्रोसेस को अनफेयर बता दिया कि प्रोसेस मेरे साथ ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा, मेरे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है। और तीसरा पॉइंट, जब सिस्टम फाइनली उस पॉइंट पे पहुंचा जहां पे अब पॉसिबली पार्लियामेंट्री प्रोसेस का कल्मिनेशन हो रहा था, इंक्वायरी कमेटी फाइंडिंग देती और रिमूवल का प्रोसेस शुरू होता, एक रेजिग्नेशन ने पूरी की पूरी दिशा बदल दी। इसलिए ये कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि रेजिग्नेशन या मोरल आंसर नहीं, प्रोसीजरल वेपन बन गया। एक ऐसा कदम जिसने रिमूवल प्रोसेस को रोका लेकिन पब्लिक सस्पिशन को खत्म नहीं किया। और शायद यही इस स्टोरी के सबसे दुखद पहलू है, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका में जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए रिमूवल प्रोसेस को बहुत जानबूझ के संविधान में कठिन बनाया गया है। लेकिन जब वही डिफिकल्टी बार बार इस नतीजे तक लेके जाए जहां फाइनल अकाउंटेबिलिटी वोट से पहले, यानी कि रिमूवल वोट से पहले रेजिग्नेशन के थ्रू एक पॉलिटिकल एग्जिट हो जाए, रेजिग्नेशन के थ्रू अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं हो पाए, तो सिस्टम पर एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, क्या अकाउंटेबिलिटी को स्केप करने का मैकेनिज्म है। और जस्टिस वर्मा के मामले में यह डिबेट अब और तेज होगी, क्योंकि यहां कंट्रोवर्सी एक फायर इंसिडेंट से शुरू होकर इंटरनल इंक्वायरी, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर और फिर लास्ट मिनट रेजिग्नेशन तक पहुंचती है। ऑफिस भले ही खाली हो जाए, लेकिन जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन पर प्रश्न चिन्ह लगा है वो रेजिग्नेशन लेटर के साथ वैनिश नहीं होगा।